हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मिसेलेनियस क्यूज का छठा सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को, घंटी के बटन को दबा दें, उसमें भी सारे नोटिफिकेशन वाले को। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास चल रहा है। प्रत्येक संडे को और वेडनेसडे को क्लास करंट अफेयर का है, और एक वीडियो और सप्ताह में 1-2 दिन अपलोड करता हूँ, वो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, स्वर्णरेखा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, यहाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु सब भी है, लेकिन स्वर्णरेखा एक सिर्फ नहीं है। तो ऑप्शन आपका ई आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु आदि नदियाँ तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट स्थित राक्षस ताल झील से निकलती हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच पड़ता है। तो देखते हैं, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, 5500 से 6000 मीटर दक्षिण में। तो हिमालय में हिमरेखा जो है ये पड़ता है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा। तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लीजिए कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 171। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 170 होगा, ठीक है ना। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के अभिभाषण से तथा अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग सिद्ध हो जाने के बाद ही हटाया जा सकता है, और ये भी अनुच्छेद 124(4) में है दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या कह रहा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिक्वा, देवदार, प्रनांग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ये सिक्वा है। और इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिक्वा है। यह नग्नबीजी पौधा होता है। यूकेलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष कहते हैं, जबकि देवदारी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तेज हवा वाली रात्रि में उसको तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तेज
हवा वाली रात्रि में ओस इसलिए नहीं बनता है कि वाष्पीकरण की दर उस समय तेज होता है। तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनती है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ फिलहाल यही दिया जा रहा है कि पौधे जड़ के द्वारा खनिज लवण ग्रहण कर अपने अन्य भागों में पहुँचाते हैं। यही कारण है कि जीवन चक्र की दृष्टि से जड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्ह, जातक कहानियाँ, इंडिका। तो ये आंसर है मिलिंद पन्ह, जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे कुछ खासा जानकारी नहीं देता है। मिलिंद पन्ह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय व्यावहारिक मार्गों पर मौन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। हरिहर वन, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, देवराज द्वितीय। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जो बहमनियों से गोवा छीना, तो ये हरिहर द्वितीय होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो बिहार विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा का छीनना था। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी तक था। आइए देखते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। 1807 से 8, 1820, 1858 से 59, 1889। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, ये 1820 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन है। ये छोटा नागपुर के कुलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के विरोध करते हुए 1820 से 1836 तक का आंदोलन किया। यह आंदोलन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में चला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उल गुलान विद्रोह जो था ये संबंधित था लगभग बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहा जाता है। यह 1899 ईस्वी में हुआ था। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया वे थे रामपाल और देवीपाल, नारायण सिंह और सुखपाल सिंह। सी नंबर है रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। चलिए दोस्तों फिलहाल इसका मेरे दिमाग से निकल गया। देखते हैं क्या आंसर है। डी है। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे शिव कुमार और रामानंद थे। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी। तो जहाँ तक ध्यान है ये ऑप्शन ही होना चाहिए, श्रीमती राम प्यारी देवी जी श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान देना है, इनमें बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे तो ओनली यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया था। तो आज का 15 क्वेश्चन का सेट पूरा हो गया दोस्तों। एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर नवंबर तक खिंचा जाता है और अभी भी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है तो हो सकता है इस बार भी लेट हो जाए, लेकिन अक्टूबर में लगभग एग्ज़ाम होता है। लेट हुआ तो दिसंबर तक जाता है, जुलाई में नोटिफिकेशन आता है।
तो प्रत्येक दिन हमारे क्वेश्चन 15-15 ही बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन रेगुलर अटेंड करते हैं तो ठीक है। चलिए